नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सूरज। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे दी है। अब इससे जुड़ी जो अधिसूचना है वह भी थोड़ी देर में जारी हो जाएगी, लेकिन इतना साफ हो गया है कि 4 चरण में अब चुनाव होंगे। सबसे पहला चरण का जो चुनाव है वह 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई, इन 4 चरण में चुनाव होंगे। बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार लोग कर रहे थे, खास करके जो नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में मेहनत कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। क्या कुछ पूरा डिटेल है, ये चुनाव कैसे कैसे किन किन चरणों में होगा, ये जानकारी हम देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस चुनाव में इस बार क्या क्या कुछ खास होने वाला है, क्या क्या कुछ पाबंदियां लगने वाली है, न सिर्फ प्रत्याशियों पर बल्कि चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार का दौर होगा, मंत्रियों पर, सरकार के कामकाज पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले सूरज से इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सूरज, 4 चरण में होगा, ये तो साफ हो गया कि 14, 19, 24 और 27 मई को। इसके अलावा क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लंबे समय से इस बात की जानकारी थी कि चुनाव होना है, लंबे समय से मांग की जा रही थी। देखिए, राज्य में जनवरी 2020 में ही कार्यकाल पंचायतों का ख़त्म हो गया था, इसके बाद चुनाव कराया जाना था। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी आ गई और सरकार के पास ये एक वजह थी चुनाव नहीं कराए जाने की, क्योंकि स्थितियां वैसी नहीं थी। हालांकि दूसरे आप देखेंगे यूपी में और बिहार में इस दौरान पंचायत चुनाव हुए और यहाँ लगातार मांग की जा रही थी, तो एक बड़ी ये वजह थी। इसके अलावा आरक्षण के मसले को लेकर एक मुद्दा था और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत आपको पंचायत चुनाव कराए जाने से पहले एक ट्रिपल टेस्ट करना होता है आरक्षण को लेकर। आप देखेंगे कि हालिया जो आपका बजट सत्र बीता, इस पर चर्चा भी हुई थी और ख़ासतौर पर आजसू इसको लेकर ज़्यादा मुखर थी और सुदेश महतो लगातार कह रहे थे कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, ट्रिपल टेस्ट की मांग कर रहे थे। तो इसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम और विलंब नहीं करना चाहते, जो कि 2 साल और ऑलरेडी विलंब हो चुका है, तो हम ट्रिपल टेस्ट में वक्त नहीं बर्बाद करके हम चुनाव कराएंगे। और हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि जो चुनाव होने हैं वो उसमें ओबीसी आरक्षण का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसीलिए जो निर्देश जारी किया गया है वो सभी ज़िलों के लिए उपायुक्तों को ये कहा गया है कि जो भी सीटें ओबीसी के तहत मतलब आरक्षित थीं उनको सामान्य सीटों में कन्वर्ट करें और नई सूची जितनी जल्दी हो सके वो बनाएं। दूसरी बात है कि जो मतदान होगा वो बैलेट पेपर से होगा, तो उसके लिए यूपी से 50,000 बैलेट बॉक्स जो हैं वो मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए होंगे। इसके अलावा जो इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल हम दे दें जो इस वक्त अभी राजभवन के पास से हम लोगों के बीच आई है। जो 4 चरण में चुनाव होने हैं, पहला चरण जो 14 मई को होना है उसमें 21 जिलों में ये चुनाव होंगे, 21 जिलों के अलग अलग जगहों पर ये चुनाव होंगे। दूसरा चरण जो 19 मई को होना है, इसमें कुल 16 जिलों में ये चुनाव संपन्न होंगे। इसके बाद 24 मई को जो तीसरा चरण है उसमें 19 और चौथे चरण जो कि 27 मई को है, इसमें 23 जिलों में चुनाव होंगे। दरअसल ये अलग अलग जिलों में अलग अलग जो पंचायत है उसमें ये चुनाव संपन्न होंगे। जो प्रखंडों की संख्या है और किस तरह से इसे बांटा गया है, आप सबको पता है कि 264 प्रखंड में चुनाव संपन्न होने हैं। तो प्रथम चरण जो आपका 14 मई को चुनाव होना है, प्रथम चरण में इसमें कुल 72 प्रखंड में चुनाव होंगे। दूसरे चरण का चुनाव जो 19 मई को होना है, इसमें कुल 50 प्रखंड में चुनाव होने हैं। तीसरा चरण जो 24 मई को संपन्न होना है, इसमें 70 प्रखंड में चुनाव होने हैं। और चौथा चरण जो 27 मई को होना है, इसमें 72 प्रखंड में ये चुनाव होंगे। अब आते हैं ग्राम पंचायत। तो झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या जैसा कि ये डाटा दिया गया है इसके अनुसार 4345 है। तो प्रथम चरण में जो चुनाव है 14 मई को, उसमें 1127 ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे। दूसरा चरण जो 19 मई को है उसमें 872 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। तीसरा चरण जो है 24 मई को वो 1047 ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे। चौथा चरण जो 27 मई को होना है उसमें 1299 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। इसके अलावे जो डाटा दिया गया है ये ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक
क्षेत्रों की संख्या, निदेशालय क्षेत्रों की संख्या है, ये 53,479 ये कुल संख्या है। और इसको अलग अलग दिखाया गया कि किन चरण में कहाँ पर क्या होगा। ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है झारखंड में, जैसा कि हमने बताया कि 4,345 है, और वो बताया कि किस चरण में कितने चुनाव, कहाँ कहाँ पर चुनाव होने हैं। तो ये पूरा डिटेल है जो अब से कुछ देर पहले, करीब 5 मिनट पहले राजभवन की तरफ से जो हरी झंडी दिखाई गई है। आज के अखबारों में भी आप तक ये अखबारों के जरिए आप तक खबर पहुंची होगी कि राजभवन के पास फाइल पहुंच चुकी है, अब वहां से हरी झंडी मिलनी बाकी है। तो अब वहां से भी हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि पंचायत चुनाव का लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे लोग, कोरोना काल का हवाला देते हुए भी चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद कई लोग चाह रहे थे कि चुनाव हो, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, वह भी लगातार बोल रहे थे कि वह भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और चिंतन शिविर जब हुआ था, आपको याद है होगा कि कांग्रेस का गिरिडीह में, तो उन्होंने वहां के मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो। तो सभी लोगों ने हामी भरा था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द ही चुनाव होंगे। सूरज, एक तो है कि ये साफ हो गया कि 4 चरण में चुनाव होंगे। आपने बताया कि इस बार ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, इसलिए जो सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थे उसे जनरल कर दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या है? देखिए, कुछ जानकारियां जो हैं, जैसे कि हमने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। दूसरी बात है कि क्या प्रक्रिया रहेगी। अच्छा, तो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा? ईवीएम का इस्तेमाल नहीं। पहले जब चुनाव हुआ था उसमें क्या था? पंचायत चुनाव आमतौर पर बैलेट पेपर के जरिए ही कराए जाते हैं। दूसरी बात जो है इसमें कि क्या होगा बैलेट पेपर में, तो बैलेट पेपर में काले रंग से अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा, मतलब जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम लिखा होगा, उनका चुनाव चिन्ह होगा, और इसके अलावा उससे जुड़ी जानकारियां होंगी। और आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसमें जो नामांकन शुल्क जो जमा करना पड़ता है, जो जमानत हम कह लें, वो 50 से 500 रुपये के बीच होंगे अलग अलग प्रत्याशियों के। और ये इस पर कहीं पढ़ रहे थे कि नोटा भी नहीं होगा इस पर? हाँ, उसमें नोटा का विकल्प नहीं रखा गया है। इसके अलावा ये बोला गया है कि बैलेट पेपर की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आप अलग अलग पदों के लिए एक ही आदमी अलग अलग वोटिंग करेगा, तो वो पहचान कैसे करेगा कि किस पोस्ट के लिए वो मतदान कर रहा है। इसमें जो ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं उसका जो बैलेट पेपर होगा वो सफ़ेद क्रीम रंग का होगा। अच्छा। ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें बैलेट बॉक्स जो होगा वो हल्के गुलाबी रंग का होगा। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके लिए जो चुनाव होगा उसमें हल्का हरा रंग का बैलेट बॉक्स होगा, और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए हल्के पीले रंग का जो होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ग्राम पंचायत के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं ग्राम पंचायतों में, वहाँ पर जो न्यूनतम नामांकन शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर उम्मीदवार महिला है, अनुसूचित जाति से आता है, अनुसूचित जनजाति से आता है, तो उसके लिए 50 रुपये ही शुल्क रखा गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन शुल्क जो है वो 250 रुपये है। और इस तरह से अलग अलग जो मतलब क्या कह रहे हैं, जो अलग अलग श्रेणियां हैं उसके लिए अलग अलग शुल्क हैं। इसके अलावा ये भी है कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसको अलग अलग नामांकन पत्र और अलग अलग नामांकन शुल्क भी जो है जमा करना पड़ेगा, जो निर्धारित शुल्क है। इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता भी जारी की गई है कि इस दौरान जो नगरपालिका क्षेत्र में या पंचायतों के क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उस टाइम तक बंद रहेंगी जब तक चुनाव होगा, क्योंकि वो आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आता है, और जो अभी पदासीन हैं उसके हक में ये बात जाएगी। तो इसीलिए जैसे कि केंद्र में भी होता है कि आप तब जबकि चुनाव हो रहे हैं आप किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकते, कोई शिलान्यास नहीं कर सकते। मतलब झारखंड में अब कुछ नया नहीं हो सकता? हाँ, मतलब हाँ, जब तक चुनाव है तो नई पंचायत स्तर पर, त्रिस्तरीय पंचायत है, चाहे वो नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, जो भी हो, तो जो भी योजनाएं शिलान्यास होता है, चाहे वो मेयर के जरिए होता है या फिर मुखिया के जरिए, किसी भी जरिए से होता है, तो नई योजनाओं की घोषणा वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एक बात है कि मंत्रियों के लिए भी मैं आज पढ़ रहा था कि अलग से एक नियम है, गाइडलाइन है, उनके लिए भी ये तय किया गया है कि वो जिस पंचायत के जिस बूथ पर उनका मतदान केंद्र है वो वहीं जा सकते हैं।
उसके अलावा और कहीं भ्रमण नहीं कर सकते, कहीं जाके लोक लुभावन बातें नहीं बोल सकते? हाँ, लोक लुभावन बातें नहीं बोल सकते। अगर वो अपने मतलब कोई भी पार्टी अपने मान लीजिए कि किसी को समर्थन कर भी रही है, तो अगर वो अपने वाहन से जाते हैं तो पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी गाड़ियों पे लगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो एमएलसी के चुनाव हुए बिहार में, उसमें कार्रवाई हुई है, सीपीएम के नेता पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा बाकी आरजेडी के कुछ नेताओं पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उनकी गाड़ियों में उनकी पार्टी का झंडा लगा था। इसके अलावा जो प्रत्याशियों के लिए एक आचार संहिता की पूरी लिस्ट है कि कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचता हो। सांप्रदायिक बयान नहीं दे सकते, ना ही उस आधार पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वही बात है, अगला जो है उसी से जुड़ा है कि वो वोट हासिल करने के लिए इन नारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही संप्रदायों को या ये कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से कि फलाना जाति के हम हैं, या इस आधार पर वोटिंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो प्रचार होंगे, चुनाव प्रचार चूँकि होंगे, प्रत्याशी अपने हक में वोट मांगेंगे, लेकिन उस वोट को मांगने के लिए वो किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ से वो नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रत्याशियों को ये खास हिदायत है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों पर ऐसा कोई भी आलोचना नहीं करेंगे जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, चाहे उन पर कोई मुकदमा चल रहा हो या उसमें व्यभिचार का किसी तरह से आरोप लगा हो, तो व्यक्तिगत हमला नहीं कर, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। वो आपको जो संविधान के दायरे में आप योजनाओं को लेकर ही भाषणों में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है कि जो वोटर्स हैं उनको धन के जरिए अगर कोशिश की जाती है कि पैसे के जरिए वोट खरीदने की कोशिश अगर की जाती है, या पार्टी देकर इस तरह की शिकायत अगर आयोग को मिलती है, तो उसमें नामांकन रद्द किया जा सकता है, प्रत्याशी को के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा ऐसा कोई भी पोस्टर और बैनर नहीं छपवाना है जिसमें किसी भी प्रकाशक का, किसी खास प्रकाशक का नाम लिखा हो कि इसके जरिए के लिए आ रहा है, क्योंकि ऐसे में इस बात की संभावना रहती है कि वोटर्स प्रभावित होंगे, या पता चलेगा कि किसी लाभ के पद के लोग जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जब निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की अवधि जब समाप्त हो जाएगी, उसके 48 घंटे के पहले तक, जब भी मतदान मतलब की प्रक्रिया शुरू होगी और ख़त्म होने के दौरान 48 घंटे पहले से लेकर उसके बाद तक, मतलब 48 घंटे पहले से जो प्रचार है, चुनाव प्रचार एक तरह से कह लें, मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले ये चुनाव प्रचार थम जाएगा, वो सार्वजनिक सभा या आम चुनाव में जो नियम होता है। इसके अलावा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि मतदान केंद्र तक वाहन का इस्तेमाल करना, इसके अलावा मतदान केंद्र के आसपास रह के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करना, या पार्टी के झंडे, बैनर लगाना, जिस तरह के कई बार होते हैं कि वो पर्चा बांटते हैं या जो चिन्ह है बांटते हैं। हमने देखा है चुनाव में कि पार्टी का झंडा, बटन, या क्या कह लें हेयर बैंड, या किसी तरह कुछ भी चुनाव चिन्ह उससे जुड़ता हुआ खिलौना वगैरह हाँ बांटते हैं, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा कहते हैं कि गलत नाम से जो मतदान करते हैं या दोबारा मतदान करते हैं, अगर बोगस वोटिंग के मामले में भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार जो है वो किसी के घर का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता, मतलब दीवारों पर पोस्टर्स नहीं बना सकते, बैनर्स नहीं लगा सकते, पैम्पलेट नहीं चिपका सकते, और ना ही किसी सार्वजनिक जो भवन है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग चाहे तो अपना घर का तो कर सकते हैं, अगर चाहें, अगर सहमति है तो, लेकिन अगर दबाव के द्वारा या रैंडम पूरे गांव में अगर कोई दीवारों को पोत रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, वो इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
सकते, और मतलब किसी भी सार्वजनिक, खासतौर पर सरकारी भवन हो, चार दीवारी जैसे पंचायत भवन के जो चार स्लोगन वगैरह नहीं लिखा जा सकता, हाँ नहीं लिखा जा सकता। तो यही कुछ है जो बड़ी बातें हैं कि ये जो है वो मानना पड़ेगा उम्मीदवारों को। तो बिल्कुल बहुत लंबे समय से आप सबों को भी इंतज़ार होगा, उन तमाम खास करके प्रत्याशियों को इंतज़ार था जो इस चुनावी महासमर में आना चाहते थे, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। क्योंकि इससे पहले जो अभी बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला कि ज़्यादातर यूथ की भागीदारी वहाँ पर देखने को मिली थी। चाहे किसी भी पद के लिए चुनाव हो, हर पद पर यूथ की बहुत भागीदारी देखने को मिल रही थी। कारण बताया गया कि कोरोना काल के दौरान जो लोग भी बाहर कमाने या फिर पढ़ाई करने, कुछ भी करने के लिए गए थे, वह जब गांव लौटे थे, गांव में रह रहे थे, तो वह चाह रहे थे कि किस तरह से गांव का विकास हो। अब देखना होगा कि उसका असर झारखंड में कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में आप नज़र दौड़ाइएगा तो बहुत भाषा का आंदोलन हो, खतियान का आंदोलन हो, कई तरह के आंदोलन हुए और इसमें यूथ की बहुत भागीदारी देखने को मिली। तो सूरज, क्या लग रहा है कि झारखंड में जो आंदोलन हो, ये चुनाव की जो घोषणा हुई है, लग रहा है कि इंटरेस्ट दिखाएंगे युवा यहाँ के इस चुनाव में? देखिए, एक बात तो है कि जो खतियान आधारित आंदोलन चल रहा है, इसके आप नेतृत्व कर्ताओं को देखेंगे तो अधिकांश युवा हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आ रहे हैं, उसमें उनमें तमाम जो युवा हैं। और दूसरी बात है कि जो पंचायत चुनाव है उस पर इस मुद्दे का, इस आंदोलन का प्रभाव निश्चित रूप से होगा और शायद मुद्दा भी बने। तो निश्चित तौर पर ये होगा और हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह से युवा मुखर हुए हैं राजभवन के सामने, आप देखेंगे कि खुलकर पहली बार झारखंड में दिखा कि जो आंदोलन है उसमें युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या कई लोग प्रोफेशनल हैं, कई लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे थे, छोड़कर वो आंदोलन में कूदे, कई लोग स्टूडेंट्स हैं वो अपने उसको छोड़ के कूदे। तो हो सकता है कि चूंकि आप जब आंदोलन करते हैं, पर आंदोलन को परिणामों में बदलने के लिए कई बार चुनावों में हिस्सा लेना जरूरी होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जब कोई चीज़ जो है आंदोलन से शुरू हुई, उसमें असम गण परिषद जो असम की एक पार्टी है, वो बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहाँ पर असम के स्थानीय हितों को लेकर चुनाव, मतलब एक परिषद का गठन हुआ था और बाद में वो राजनीतिक पार्टी के रूप में बदली और सत्ता की भागीदार भी रही है। तो निश्चित तौर पर जब आप मुद्दों को परिणामों में बदलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है, और इस बात की पूरी संभावना है कि हमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, अलग अलग पदों में जो युवा प्रत्याशी हैं वो दिखेंगे, और बड़े पदों के लिए खास तौर पर निश्चित तौर पर जैसे मुखिया की बात है, प्रधान की बात है, या जिला परिषद में बड़े पदों की बात है, तो निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी झारखंड में दिखेगी। और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से सकारात्मक संदेश भी जाएगा झारखंड की राजनीति में। तो बिल्कुल, ये जो अभी अभी राज्यपाल की तरफ से पंचायत चुनाव को हरी झंडी दी गई है, फिलहाल तो हम इसी की ब्रेकिंग जानकारी लेकर आपके सामने आए थे। अब आगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर तो लगातार अब आपके सामने आते रहेंगे। हम कई अलग अलग जगहों की तस्वीर से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिर कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन प्रत्याशी मैदान में है, इससे पहले कौन प्रत्याशी मैदान में था, वह कितना काम कर पाया, कितना खरा उतर पाया। लेकिन इस बीच सबकी नज़र इस बात पर भी रहेगी कि सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि पहले तो अब तक जो भी 2.5 साल का कार्यकाल रहा उसमें यही बोला गया कि आधा से अधिक समय कोरोना काल में बीत गया। अब जब चुनावी माहौल में सरकार जाएगी तो कितना कामकाज प्रभावित होता है, इस पर भी सबका ध्यान टिका रहेगा, और सरकार कैसे काम करती है इस पंचायत चुनाव के दौरान। क्योंकि झारखंड में राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र दौड़ाइएगा तो पता चलेगा कि सत्ता दल में जो लोग प्रमुख रूप से जो पार्टी है, दो जेएमएम और कांग्रेस, दोनों के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है। जेएमएम के विधायक अपने ही जो विधायक दल के नेता हैं उनसे नाराज़ चल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जो है एक खेमा है जो अपने चारों मंत्रियों से नाराज़ है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डायरेक्ट बोल चुके हैं कि आप भ्रम में मत रहिए, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सी बातें हैं, इन बातों के बीच निकलकर सामने आ गया है कि अब पंचायत चुनाव होना है। तो देखना होगा कि इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ होता है, और ये तमाम जो चर्चा का बाजार पिछले कई दिनों से गर्म था, ये बाजार अब कितना ठंडा पड़ता है। फिलहाल शुक्रिया।